गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ अब हम आपको क्या बताएंगे? लास्ट हमारा जो रहेगा टॉपिक सॉइल इरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है ना। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको किसके बारे में बताया था? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। पहले हमने इस वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स बताया था, जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। अब जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ा है तो अब हमको ये भी देखना है कि ये सॉइल इरोशन यानी मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोशन मिट्टी का कटाव, ये कैसे होता है, क्यों होता है, और फिर सॉइल कंजर्वेशन, फिर हम इसको किस तरह से कंजर्वेट कर सकते हैं, यानी कैसे इसको रोक सकते हैं, रोकथाम, है ना। इसके भी तो उपाय हैं। आप जानते हो कोई चीज जब अति हो जाती है तो हम उसको फिर रोकथाम करते हैं, है ना, किस तरह से उसको हम रोकते हैं। तो ये चीज है कि हम अब इसको भी देखेंगे कि जो सॉइल इरोशन होता है इसको हम किस तरह से रोकथाम करेंगे। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। Soil erosion and soil conservation, the denudation of the soil cover and subsequent washing down the described as soil erosion, यानी जो हमारा मिट्टी का ऊपर का भाग जिसको आप लिथोस्फीयर कहते हो, है ना। आपको पहले बताया था मिट्टी का जो सबसे ऊपरी परत होता है वो क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर। तो वो जो भाग जब किसी पानी द्वारा या हवा द्वारा बह के एकदम निकल जाता है, उड़ के निकल जाता है, तो वो है सॉइल इरोशन, है मिट्टी का कटाव, ठीक है। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोशन goes on the simultaneously and generally there is a balance between the two. Sometimes the balance is distributed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining extra, while nature forces like wind, glacier, water lead to soil erosion. अब देखिए, ये जो soil erosion है, ठीक है, ये सॉइल इरोशन हमारा दो तरह से मेन होता है। अब इसको हम आपको देखिए बता रहे हैं कि सॉइल इरोशन किस तरह से हमारा होता है। बहुत जरूरी है बेटा ये समझना। ये हम बता रहे हैं आपको, ये है इरोशन, ये हमारा क्या है? दो तरीके से, दो इसके मुख्य प्रकार होते हैं। किस तरह से? बैलेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। पहला इसी में हो गया ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम मानव द्वारा मिट्टी को कटाव करते हैं, मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो बहुत समझना आपके लिए जरूरी है। जैसे डिफॉरेस्टेशन यानी अधिक से अधिक वनों का, जंगलों का, पेड़ पौधों को काटना, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन अधिक से अधिक जंगल, पेड़ पौधों को काटना, ये हो गया, ये मानव द्वारा ही होता है ना। और फिर उसके बाद है आपका ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग जैसे जानवर छोड़ दिए गए हैं, हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स ही है या कई और जानवर हैं, दिन भर एक जगह को चरते रहते हैं, खेत उसमें कहीं भी देखिए, और ये क्या करते हैं, जब दिन भर चरते रहते हैं तो अधिक देर तक चरते चरते ये जड़ तक उखाड़ लेते हैं, ऊपर का खाते खाते फिर खींच देते हैं। अब खींचने से क्या होता है? उसके साथ कई मिट्टी सब बाहर निकल, जो उपजाऊ मिट्टी जो जमी हुई है वो मिट्टी जो है एकदम से उखड़कर बाहर आ जाती है, फिर वही बह जाती है बेटा। जो अच्छी मिट्टी है वो पानी से या उससे हवा से क्या हो जाती है? बह जाती है, निकल जाती है। फिर उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, अब इसका तो बहुत ही वो है, कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं रोड बना रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? जमीन को खोदते हैं, है ना, बहुत ज्यादा उसकी खुदाई करते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है? हमारा ये सॉइल इरोशन होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा मिट्टी जो है, मिट्टी का कटाव उसमें बहुत अधिक होता है। फिर माइनिंग यानी खनिज पदार्थ को निकालना,
खदान, जो खदान में हम खनिज पदार्थ निकालते हैं, है ना, लोहा, तांबा, ये सब जो हमारा निकलता है, ये किससे निकालते हैं? पृथ्वी के नीचे से, भूगर्भ से निकालते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होता है? हमारा सॉइल इरोशन होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज। नाउ अब है आपका नेचर, हो गया। अब है आपका नेचुरल। नेचुरल, ठीक है। अब है आपका नेचुरल सोर्सेस। तो इसका देखिए, अब ये तो ह्यूमन एक्टिविटीज हो गया। अब आप कहोगे ये तो मनुष्य द्वारा नुकसान होता है, मिट्टी का कटाव हो गया। अब नेचुरल कैसे होता है? नेचुरल भी होता है बेटा, नेचुरल भी है। कैसे? देखिए, नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोशन। ये देखिए मेन है ना, किससे होता है? आपका वाटर और विंड, ग्लेशियर एंड वाटर, इससे आपका सॉइल इरोशन होता है। द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज द ग्लेस। द लैंड बिकम्स unfit for cultivation and is known as a bad land। अब देखिए क्या होता है? रनिंग वाटर कट, जैसे आपका बहता हुआ पानी, जैसे ये बाढ़ का पानी है ना, बाढ़ का पानी जब बहुत तेज बाढ़ आती है तो पानी, आपको पता है कितनी तेज बहाव इसकी होती है। आपने देखा होगा न्यूज में अक्सर, आजकल तो ये आ भी रहा है। इस समय आपका कहाँ पे हो रहा है? महाराष्ट्र वगैरह में बहुत तेज बरसात हो रही है और आप देख रहे हो कैसे खड़ी की खड़ी गाड़ी, भारी भारी गाड़ी उसमें बह जा रही है। जब इतने भारी भारी सामान बह जा रहे तो हमारी मिट्टी क्या है? वो तो बहुत ही नाजुक चीज है। तो वो भी उसी पानी के साथ क्या होता है? सब मिट्टी बहकर चली जाती है। हमारे जो मेन हमारी ऊपरी सतह होती है मिट्टी की, जो लिथोस्फीयर है, वो हमारा बहुत ही फर्टिलाइज होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है और ये मिट्टी बहकर पानी के साथ चली जाती है। जब ये चली गई तो इसमें कल्टीवेट करना, खेती करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। पौधे अच्छे नहीं होते हैं लगाते हैं, लेकिन जितनी उम्मीद हम करते हैं फसल बहुत बढ़िया हो, अच्छा हो, वैसा इसमें नहीं होता, क्योंकि मेन तो मिट्टी बह गई है। ठीक है, और फिर क्या कहा जाता है कि ये बैड लैंड, माने ये जगह अच्छी नहीं है, इसमें नहीं होता। भाई किस लिए नहीं अच्छी होती? अच्छी मिट्टी थी, वो तो बह गई है। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवियंस। चंबल में, जो चंबल जगह आपने सुना होगा, चंबल नदी सुने होंगे, तो चंबल के पास ही जो बेसिन है, घाटियां हैं, उसकी जगह पे वहां पर क्या होता है कि इसको क्या नाम दिया गया है कि ये बेकार जगह है, मतलब यहाँ पे पौधे नहीं हो सकते। मैंने उसको घोषित कर दिया गया कि ये उपजाऊ मिट्टी नहीं है, यहाँ पे अच्छी फसल नहीं हो सकती है। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज ए शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन स्लोप। अब देखिए कहीं कहीं पे बहुत बड़ी जगह पे, जहाँ पे स्लोप द्वारा, जैसे सीढ़ियाँ, जैसे पहाड़ी क्षेत्र वगैरह में होता है, स्लोप द्वारा होता है, तो उसमें क्या होता है और इस तेजी से मिट्टी नीचे खिसकती है। अब आपको पता ही है जो ढलान होती है, ढलान में तो बड़ी तेजी से हर चीज बहती है, निकलती है ना, तो वही जब ढलान से मिट्टी नीचे जब पानी गिरता है तो बड़ी तेजी के साथ जो है मिट्टी का कटाव होता है, बहुत तेजी से मिट्टी उसमें निकल जाती है। In such cases, the top soil is washed away. This is known as a sheet erosion. अब इसको हम क्या नाम देते हैं? sheet erosion, माने एकदम से मिट्टी का कटाव जो है पूरे रूप से जो है, संपूर्ण रूप से है, मिट्टी के जो उपजाऊ भाग को बहाकर ले जाता है। Wind blows loose soil off flat or sloping land known as the bend erosion. अब देखिए हवा द्वारा, ये तो वाटर द्वारा हुआ, अब हवा द्वारा कैसे सॉइल इरोशन होता है? जब बहुत तेज हवा, तूफान आती है तो आप देखते हो ना कितनी मिट्टी उड़ती है। हम कभी कभी खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हैं कि अरे मिट्टी उड़ रही है, मिट्टी उड़, क्यों? वो हवा के साथ उसका जो ऊपरी परत है उसको उड़ाकर एकदम बहाकर पूरी मिट्टी को ले जाती है। तो ये भी आपका सॉइल इरोशन है कि हवा द्वारा किस तरह मिट्टी नुकसान होता है। Soil erosion is also caused due to the defective methods of the farming, है ना, खेती पर इसका बहुत असर पड़ता है।
फ्लोइंग इन ए रॉन्ग वे, अब इसमें जो है आपका जुताई जो है वो गलत तरीके से हो जाता है। अप डाउन फ्लो फ्रॉम द चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू द सॉइल इरोशन। Flowing along the contour the lines can be described as the flow water down the slope. This is called contour flowing. Steps can be cut out on the slope making terrace. टेरेस कल्टीवेशन। अब टेरेस कल्टीवेशन देखिए, हम पहले भी हम आपको बताए थे, टेरेस कल्टीवेशन होता है सीढ़ी नुमा खेत, ठीक है। जैसे पहाड़ होते हैं, आपका ये पहाड़ हुआ ऊंचा, ठीक है ना। अब जब ये पहाड़ है तो पहाड़ में हम क्या करते हैं, कटाव कर करके सीढ़ी के रूप में ऐसे धीरे धीरे ऐसे लाते हैं नीचे तक, माने सीढ़ी द्वारा बनाए, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी ऐसे करके सीढ़ी द्वारा जो है खेती जो है उसमें की जाती है। इस तरह से सीढ़ी स्लोप को टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। तो इसमें भी क्या है कि आपका सॉइल इरोशन थोड़ा वो हो जाता है। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट एरोशन, माने इसको रोक सकता है। अगर हम सीढ़ी द्वारा खेती, अगर प्लेन अगर हम खेत करेंगे तो सरल से मिट्टी बह जाएगी, लेकिन अगर हम टेरेस फार्मिंग करेंगे जो सीढ़ी नुमा खेत ऊपर से करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो मिट्टी जो है इतनी जल्दी कटाव नहीं होता, रुक जाता है। भाई एक सीढ़ी में बह के आएगी यहाँ पे तो यहाँ थोड़ा रुकेगा, अब थोड़ा सा बह के यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी तो अंत में तो फिर वो रुक ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पहाड़ी इलाका, जो उच्च क्षेत्र होता है, एरिया विस्तृत क्षेत्र जो होता है, वहाँ पे आपको टेरेस फार्मिंग करने से आप इसको रोक सकते हो। नाउ वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। कहाँ पे है टेरेस फार्मिंग ज्यादातर? इन्होंने कहा वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, ठीक है, वहां पे ये टेरेस फार्मिंग होती है। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, है ना, जो बहुत ज्यादा जगह होता, बहुत काफी बड़ी जगह होती है। अब ये तो आपका पहाड़ी उसमें हुआ, और कहीं जो होता है कि बहुत ही विस्तृत खेत होता, तो वो भी आपका क्या होता है, प्लेन एकदम समतल भूमि है। तो समतल भूमि में क्या है, हवा से पानी से जो है बहाव बड़ी जल्दी तेजी से होता है ना। लेकिन अगर हम उसको स्ट्रिप वाइज करें, यानी जैसे आपका ये बता रहे हैं बहुत बड़ा खेत हुआ, अब जैसे ये काफी विस्तृत में खेत है आपका, ठीक है ना, बहुत फैला हुआ है, ये प्लेन पूरी जगह है, तो यहाँ पे तो बड़े आराम से पानी या हवा उड़ा के ले। लेकिन अगर हम इसको बीच बीच में इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना, माने हर जगह स्टेप वाइज खेती करें, क्या करेंगे, जगह जगह इसको रोकेंगे। जैसे यहाँ मेड़ बनता है, आप सुनते हो खेत में मेड़ बनता है, तो ये जैसे बीच में हमने एक मेड़ बना दिया, ठीक है ना, एक यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा हो गया। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल आप जैसे क्या देखते हो, सड़क पे ब्रेकर होता है, आप सड़क बड़ी तेजी से गाड़ी लिए जा रहे हो, और अगर वो समतल रहता, प्लेन रहता, तो गाड़ी आपकी भागती चली जाती है, आप ब्रेक भी करते हो तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जो ब्रेकर होता है बीच बीच में, ये स्ट्रिप फार्मिंग में ब्रेकर होता है, इससे क्या होता है कि रुक जाता है, थोड़ा रुका, पानी रुकी या हवा थोड़ा होके फिर आगे जाके इसमें फिर थोड़ा सा रुक जाएगा, फिर इसमें रुकेगा। तो ये जगह जगह ढलान जो है मेड़ बनाते हैं, ब्रेकर की तरह इसमें भी स्ट्रिप वो फार्मिंग करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि आपका ये कंजर्वेशन हम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। जो सॉइल इरोशन होता है उसका कंजर्वेशन तरीका यही है कि पहले स्लोप फार्मिंग, या जहाँ पे आप टेरेस फार्मिंग करोगे पहाड़ी इलाका वगैरह में, और दूसरा है बहुत बड़ा विस्तृत खेत होगा तो उसमें आप स्ट्रिप द्वारा खेती कर सकते हो, बीच बीच में मेड़ बना के जगह जगह में थोड़ी थोड़ी दूरी पर करके आप उसको कर सकते हो। स्ट्रिप्स ऑफ द ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप। अब देखिए क्या है, ये भी बताया है, जैसे ये स्ट्रिप फार्मिंग क्या है, इसके बीच बीच में जैसे जगह होती है तो उसमें कह रहे ग्रास उगाओ, घास। अब घास उगाने से भी आपका जैसे क्या है, पानी बहुत बह के आ रहा तो घास उसको सोख लेती है अपने में, तब फिर वो आगे बढ़ता है तो आगे फिर इसमें थोड़ा सा रुकता है, फिर इसमें रुक के आगे बढ़ेगा तो फिर घास है वो थोड़ा उसको पानी को सोख लेगा, फिर इसमें थोड़ा रहेगा। इस तरह से करते करते क्या है, पानी जो है पूरे अपने साथ मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा सकती,
ठीक है, तो ये एक तरीका है कंजर्वेशन का। ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड, है ना, ये किसको कहता है, हवा के तेज को ये फिर रोकता है। दिस मेथड इज नोन एज द स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो द वर्क्स इन द सिमिलर वे। अब देखिए, रोज ऑफ द सच ट्रीज आर द कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। अब तीसरा है शेल्टर बेल्ट। हमने कितना तरीका आपको बताया है कंजर्वेशन का, ठीक है। आप ये तो सॉइल आप कंजर्वेशन कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, तो पहला तो इन्होंने कंजर्वेशन, इसको हम बताएंगे आपको कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में पहला तो है आपका टेरेस फार्मिंग, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या है, ये टेरेस, ये जो कि सीढ़ीनुमा खेत, ठीक है। ये टेरेस फार्मिंग क्या है, ये हम आपको बताते हैं। आपको क्या बताया, जो बीच बीच में आपके बड़े से खेत में बीच बीच में स्ट्रिप करके मेड़ बना बना के किया जाता है। स्ट्रिप फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग, ठीक है। फिर तीसरा आपका क्या आता है, तीसरा आता है आपका शेल्टर बेल्ट। ये शेल्टर बेल्ट, ये तीन तरीका है ये कंजर्वेशन का, ठीक है। ये कंजर्वेशन हम इन तीन तरीकों से मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। आया समझ में? पहला टेरेस फार्मिंग द्वारा, जो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर हम इसको रोक सकते हैं। स्ट्रिप फार्मिंग जब बहुत बड़ा खेत होता है, बहुत जगह माने होती है, विस्तृत क्षेत्र में होता है, फैला हुआ, तो उसमें हम स्ट्रिप फार्मिंग जगह जगह बीच बीच में मेड़ लगा के उसको रोकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसको करके एक समान समतल नहीं रखेंगे, स्ट्रिप उसको अलग अलग जगह पे मेड़ लगा लगा के अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो और बीच बीच में फिर क्या करेंगे, ये डिवाइड के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्या कर लेंगे, घास लगा देंगे, घास उगाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जल से या इससे हवा से जो मिट्टी उड़ती है वो इतनी तेज गति से नहीं बह पाएगी। फिर है शेल्टर बेल्ट। अब देखिए शेल्टर बेल्ट में क्या होता है कि इसमें आपका होता है कि planning lines of trees to create shelter also works in the similar way. Rows of the such trees are called shelter belts. These shelter belts have the contributed significantly of the establishment of the sand dunes and the establishing of the desert in the western India. इसमें क्या है कि एक रो में पेड़ लगा दिया जाए, एक लाइन से, ठीक है। अब एक लाइन से आप लगा दिए, ये हो गया, फिर इधर, फिर उसी के बाद फिर हो गया, फिर उसी के बाद फिर हो गया, फिर उसी के बाद ये लाइन से, ठीक है ना। शेल्टर बेल्ट है ये लाइन से पेड़ों को लगाना एक रोज में। इसमें भी क्या है आपका, जैसे बहुत तेज पानी से बह के आ रहा है तो एक पेड़ के पास थोड़ा उसकी जड़ उसको रोक लेगी, फिर दूसरी जगह आ रहा है वो उसको रोक लेगी। इस तरह जगह जगह पे जैसे जैसे वो पानी से बहता हुआ मिट्टी चला आ रहा है, ये जो पेड़ की लाइन है ये इसको, इसकी जड़ जो है उसको रोक लेती है ना। तो इस तरह से हम करके क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन माने अपने इसको हम रोक सकते हैं। कि किस तरह से रोकेंगे, इसी तरह से हम अपनी मिट्टी के कटाव को रोकेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इन वीडियोस को बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, जिस तरह मैंने समझाया है आपको बहुत ही सही से समझ में आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।